तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी। लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि हम लोग संविधान जो पढ़ते हैं या जो भी हम लोगों के सामने पॉलिटी है उसकी जो स्टार्टिंग है कि संविधान का विकास कैसे हुआ और उसकी प्रोग्रेस कैसे कैसे और जर्नी कैसे कैसे हुई। तो हम लोग देखे थे कि इसमें दो हिस्सों में हम लोग इसको बांट के पढ़ते हैं। जो संवैधानिक विकास का पृष्ठभूमि है उसमें एक तो है कि 1773 से लेके 1857 की लड़ाई तक हम लोग पढ़ते हैं। फिर 1858 से लेके 1947 तक, जब तक हम लोग आजाद नहीं हो जाते हैं, तब से लेके दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। पहला हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या हम लोग ये बता पाएंगे, जैसे जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन लोगों को लगा कि यार यहाँ पे काम करने के लिए, लोगों से काम कराने के लिए कोई नियम कानून होना चाहिए, और हर बार हर 20 साल के ऊपर उन लोगों ने कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट किया था। तो सबसे पहला जो हम लोगों का एक्ट आया था 1773 में, और इसमें हम लोगों का क्या हुआ, 1773 में हम लोगों का क्या हुआ, क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में या कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। 1784। कब हुआ? 74। कब हुआ? पक्का ना? हाँ, तो ऐसा नहीं कि तो हमने कहा कि 1774 में हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे उसको उनके अंतर्गत, न्यायालय के अंतर्गत हम लोगों ने शामिल कर दिया। फिर बाद में उन लोगों में आपस में विवाद होने लगा कि नियम कौन बनाएगा, डिसीजन कौन लेगा। फिर बाद में हम लोगों ने अलग किया। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि पहले हम लोगों का मद्रास का अलग गवर्नर था, बम्बई का अलग था, बंगाल कलकत्ता का अलग था। फिर क्या हुआ कि बंगाल को हम लोग सुप्रीम बना दिए, केंद्र बना दिए, और वहां पे बाकी सबको ला दिए। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, कोई ना कोई तो था। हाँ, देख के पक्का बोल देना, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं बोलना, बट देख के कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। हम लोगों ने ये भी देखा था कि 1774 में 1774 में हम लोगों ने बंगाल के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, और इसमें एक चीफ रहते थे, मेन चीफ रहते थे, और 3 उनके बाकी सपोर्टिंग मेंबर रहते थे। कौन था? एलिजा इम्पे। वाह, यह था। फिर हम लोगों का आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा प्रेसिडेंसी की सरकार उड़ीसा, बिहार और बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और काउंसिल को बाहर किया गया। तो पहले हम लोगों ने उसको, गवर्नर जनरल को भी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किया, बाद में हम लोगों ने उसे अलग किया। कब अलग किया? 1781। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774। पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ये वाला छोटा पॉइंट इसके बाद होता है। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि पीस इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया, और इसमें क्या हुआ कि हम लोगों का जो शासन है 2 हिस्सों में चलेगा, जिसमें व्यापारिक मामला कोई और देखेगा और राजनीतिक मामला कोई और देखेगा। व्यापारिक मामला कौन देखेगा? राजनीतिक मामला कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि 1773 में जब कानून बनाया गया, हर 20 साल के, प्रत्येक 20 साल के बाद उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग लाया गया। तो 1773 के बाद 1793, फिर 1813, 1833, ऐसे करके हम लोगों का हुआ। फिर 1858 में 57 का विद्रोह के बाद आया। तो जो 1793 का अधिनियम था उसमें क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सुप्रीम था कि भाई तुम्ही को व्यापार करना है, उसको कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाने वाला क्वेश्चन तो कम है, लेकिन कब एकाधिकार को खत्म किया गया ये क्वेश्चन हम लोगों के पास महत्वपूर्ण है। तो कब खत्म किया गया? 1813 के अधिनियम के तहत जो कंपनी का कंप्लीट अधिकार था व्यापार का पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर, उसको कैंसिल कर दिया गया, लेकिन कुछ चीजें लागू रखी है। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इसको 20 वर्षों के लिए एज यूजुअल छोड़ दिया गया।
और यहीं पे आता है कि कुछ ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे बुलाया गया कि भाई जाओ वहां पे ईसाई धर्म के लोगों को प्रशिक्षित करो और ऐसे अपनी भूमिका बढ़ाओ। तो यहाँ से फिर वहां से एक नई चीजें होती है, स्कूल बनाने का कार्यक्रम ऐसे हम लोगों का शुरू होता है। इसी में आता है फिर आधुनिक युग के निर्माता के रूप में राजा राम मोहन राय को चुना जाता है। 1833 के अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत कंपनी का अधिकार खत्म कर दिया गया और इसी अधिनियम में पहली बार बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम में बनाया गया, 1773 ना। क्या हम लोग बता पाएंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे बंटवारा कौन से अधिनियम में हुआ था? तो मतलब 73 वाला ही अधिनियम में हुआ था। हम लोग ये बता पाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भी किया गया, तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 1773 का ही अधिनियम। तो 1773 का अधिनियम हो गया जिसमें हम लोगों ने बार बार उसमें चेंजिंग करके नए नए नियम लाए, जिसमें 1774 में सर्वोच्च न्यायालय बनाया, 1781 में हम लोगों का फिर लागू हुआ कि भाई होना चाहिए, 1784 में हम लोग कुछ लेके आए ना। तो 1781 में क्या लेके आए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में क्या लेके आए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कि भाई हम लोगों का जो दोनों अलग अलग रहेंगे। तो ये किस अधिनियम में है, एक्चुअली एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वह अधिनियम कौन सा चल रहा है, तो 1773 का ही अधिनियम चल रहा है। उसी में हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाए, पीट्स इंडिया एक्ट लाए, ठीक है। फिर हम लोगों का दूसरा अधिनियम कब आता है, 1793। इसमें 20 वर्षों के लिए बढ़ा देते हैं। 1813 में जाते हैं तो अधिकार तो खत्म हो गया, लेकिन चीन और चीनी और चीन के साथ, सॉरी चाय और चीनी नहीं, चाय का अधिकार उसके पास कंटिन्यू रहेगा और चीन देश के साथ व्यापार उसका कंटिन्यू रहेगा। फिर 1833 के अंदर जब जाते हैं हम लोग, तो भाई वहां पे थोड़ी सी चेंजिंग की गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको क्या कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, और इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया अपना भारत पे वर्चस्व बनाने में, जिसमें राजा राम राय को अपना प्रमोट किए, सती प्रथा का अंत किए और भी बहुत सारे नियम कानून हम लोगों का चेंजिंग आया। उसके बाद हम लोगों का आता है 1858 का शासन, और यहाँ से हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो हम लोगों का पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो संस्था अलग अलग चीजें थी, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। पहले हम लोगों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, व्यापार का काम करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल राजनीतिक मामला, और डायरेक्टर क्या करते थे, व्यापारिक मामला। अब ये दोनों को कैंसिल कर दिया गया। क्या किया गया कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, और यहाँ का जो राजा बनेगा वो जो ब्रिटिश राजा होगा वही यहाँ का राजा होगा, और बाकी लोग यहाँ पे वायसराय के रूप में कहे जाएंगे। तो गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, वायसराय। कैसे चेंजिंग हुआ, भारत का गवर्नर जनरल से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल ना, तो बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड मिलियन भारत का ना। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि पहला वायसराय कौन बना है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों पे ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट एक्चुअली वहां के जो अंतिम बहादुर शाह जफर थे उनको जेल में डाल दिया गया, रंगून भेज दिया गया उनकी पत्नी के साथ, महारानी के साथ, और उनके बेटे और उनके पुत्र के पुत्र यानी पौत्र को अंग्रेजों ने जिंदा उनके सामने गोली मार दिया ना, ताकि जो विद्रोह पनपा हुआ है वो दिल्ली से पनपा हुआ, तो लोग समझेंगे कि राजा का ही ये हालत है तो हम लोगों का क्या होगा, डर के थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा। फिर हम लोगों का आता है 1861 का भारत शासन अधिनियम। अब यहाँ पे
जैसे जैसे विद्रोह किस बेस पे हुआ था कि भाई देश तो मेरा है, शासन भी मेरा होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा वाला बात चल रहा था। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, यहाँ के लोगों को हम लोग छोटे छोटे जगहों पे इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे। खैर, अब शासन को दो हिस्सों में बांटे जाने की बात हुई। प्रांतीय विधान परिषदों की व्यवस्था कर विधायक के क्षेत्र को विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया। ठीक है, पहले क्या था कि भाई एक जगह से ही पूरा का पूरा कंट्रोल चलेगा। अब उसको बोला गया एक जगह से तो चलेगा, उसको कई हिस्सों में बांट दिए, यहाँ से भी उनका कंट्रोल चलेगा, लेकिन मेन शासन यहीं से चल रहा था। अब इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो कानून बनाने में भारतीय लोगों की शुरुआत कब से हुई है? 1861 से शुरू की गई है। अब उसके बाद हम लोगों का आता है, ये थोड़ा सा फेमस भी है, मार्ले मिंटो अपना सुधार। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है। क्यों कहा गया है? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री के अंदर कि सांप्रदायिक क्या था, तो मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, सिख के लिए ऐसे अलग होना चाहिए हम लोगों का। तो वही निर्वाचन पर जो है हम लोगों का किसको माना गया है? लॉर्ड मिंटो को। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। आप जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में हुआ था, और उसी से उसको धीरे धीरे मान्यता मिली। एक्चुअली यही लोग चाहते थे कि वो लोग बने बने। फिर हम लोगों का 1919 का भारत सरकार अधिनियम आता है ना, और इसमें हालांकि बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन हम लोगों के एग्जाम में जो सबसे बेसिक बातें हैं, क्योंकि 1773 से ये शुरू होता है, तो उसमें कौन सी बातें फेमस रही है उसको दिमाग में रखना है। फिर कंपनी का एकाधिकार कब खत्म किया गया? कब खत्म किया गया? 1813 में। और कौन सा व्यापार या कौन सी चीजें लागू कर दी गई है? चाय का व्यापार और चीनी के साथ व्यापार ना। ईसाई मिशनरियों को हम लोग जब उसको कंप्लीट बैन कर दिए, तो ईसाई मिशनरी को धीरे धीरे यहाँ पे बुलाना शुरू किया। फिर हम लोगों का ये आता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1784 में। भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? कौन बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि वायसराय के रूप में पहला वायसराय कब बनना शुरू हुआ? कौन से अधिनियम में भारत के गवर्नर को भारत का वायसराय बनाया गया? 1858। 1858 में क्या हुआ कि जो कंपनी का शासन था उसको रिमूव करके क्राउन का शासन शुरू हो गया 1857 के विद्रोह के बाद। 1858 में एक और चीज हुआ कि भाई यहाँ पे जो शासन है वह मुगल सम्राट का नहीं होगा, मुगल सम्राट का पद कैंसिल कर दिया गया और वायसराय का पद नया आ गया, यानी कि अब सुप्रीमो वही रहेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फिर हम लोगों का ये आता है कि 1909 में सांप्रदायिक मार्ले मिंटो सुधार जिसको बोलते हैं हम लोग, तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा गया? लॉर्ड मिंटो को। फिर हम लोगों का ये आता है फिर हम लोगों का ये सेक्शन आता है कि जब 1919 का अधिनियम लाया गया तो उसमें विशेष तौर पे क्या लागू किया गया? तो इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी राज्य में द्वैध शासन का आरंभ करना। शासन के विषयों में प्रांतीय और केंद्रीय सूचियों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आज भी आप देखते हैं कि कुछ काम केंद्र सरकार का होता है, कुछ काम राज्य सरकार का, कुछ काम साझा होता है, मतलब आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे। लेकिन सहमति में भी है, कुछ चीजें सरकार केंद्र सरकार चाहे तो जब चाहे लागू कर सकती है, उसके पास अधिकार है। फिर हम लोगों के पास आता है कि भाई ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, हालांकि इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। हम लोगों को ऐसा लिखा गया है कि भारत का जो संविधान है वह सबसे ज्यादा किससे प्रभावित है, या कौन से एक्ट का नियम कानून सबसे ज्यादा भारत के संविधान में लागू किया गया। तो 1935 का जो अधिनियम है उसका मैक्सिमम पार्ट हम लोग अपने संविधान में लागू कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय हम लोग काफी है,
हाँ बिल्कुल। और देखिए ये लोग जैसे जैसे छोड़ रहा था वैसे वैसे जो है कुछ देश को भी, जैसे बर्मा को पहले भारत में ही जब इंग्लैंड वाले यहाँ पे थे तो बर्मा भी हम लोगों के पास था ना। तो अगर सोचिए कि अगर जाने से पहले वो लोग अपना छोड़ के गया होता, नहीं अलग किया होता, तो बर्मा भी भारत में होता, बांग्लादेश को अलग नहीं करता, बांग्लादेश हम लोगों का होता, पाकिस्तान भी अपने भारत का पार्ट होता, इवन अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा होता। नेपाल पे तो उन लोग का कभी नजर नहीं गया, एक्चुअल नेपाल वो हमेशा से ही स्वतंत्र ही टाइप का रह गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे चूंकि अब अपने के भाई हम खुद शासन करेंगे, कुछ चीजों को हम लोग भी इग्नोर करते चले गए। नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए आपको मालिक बनने वाले हैं तो छोड़ो जितना ही क्षेत्र का मालिक बना दे हमको क्या फर्क पड़ता, हम तो मालिक बन ही जाएंगे, ऐसा वाली बात लेके भी कुछ चीजों को इग्नोर किए हम लोग। नहीं अब तो राजतंत्र नहीं है, बीच में था, खत्म हुआ, फिर आया, फिर खत्म हुआ, अब नेपाल में नहीं है। राजतंत्र बहुत पहले ही खत्म हो गया, अब कोई राजतंत्र पसंद ही नहीं करेगा। अब भारतवाद की सऊदी अरब के अंदर हम लोगों का अभी भी चल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया भी है, बहुत जगह भी, जैसे ब्रिटेन में ही क्या है, वहां पे भी तो संसदीय हम लोगों का राजा ही सुप्रीम है। एक्चुअल में लोकतंत्र कहने के लिए तो सब देश अपने आप को लोकतंत्र ही कहता है कि भाई हम लोकतंत्र हैं, लेकिन एक्चुअल में लोकतंत्र का मतलब है कि जहां पे डिसीजन लेने का फुल पावर जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उनको ही होना चाहिए। अब जैसे पाकिस्तान में ही है, जनता चुन के भेजती तो है, लेकिन उसके ऊपर सेना ऐसे बैठी हुई है, भैया तुम करेगा तो तुमको तो हम जेल में डालेंगे, उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर दो चार को ब्लेम। अभी क्या हुआ इमरान खान के साथ, उसका सुने आंख भी खराब कर दिया सब, जबकि एक अच्छा व्यक्ति था, मतलब ठीक है हो सकता है। तो वहां का सेना कभी चाहती नहीं कि भाई हमारे यहाँ अच्छा से शासन चले। दूसरी बात की सबकी अपनी अपनी, जैसे इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, जनता का है। हमारे प्रधानमंत्री कुछ कर दें हम लोग आंदोलन में खड़े हो जाते हैं ना। देखिए पुलिस जब पूरी जनता चाह जाएगी तो पुलिस कितना कंट्रोल कर पाएगी। अब परमाणु बम तो अपने लोगों पे नहीं चलाएगी ना, गोलीबारी अगर होता भी है तो कितना होएगा। मान लीजिए 1000 आदमी को मार भी दिया तो ये तो और यदि फिर मुश्किल होगा। हमारे यहाँ संविधान ऐसे बटा हुआ कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर, मतलब प्रधानमंत्री भी हम लोगों के ऊपर शोषण नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री जहां जहां भी शोषण हो सकता है वहां पे अपने लोग को बिठा दें कि जो हमारे ऊपर निगरानी रखेगा वो मेरा आदमी होगा। तो हाँ, मतलब जैसे अलग अलग बॉडी है ना, न्यायपालिका है हमारे यहाँ, कार्यपालिका ऐसे करके बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री अगर सब लोगों को अपने लोगों को बिठा दे तो फिर कोई बोलेगा ही नहीं ना, कोई बिठाया है क्या बोलेंगे। हाँ, जब इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा तो ऐसा कहानी में, पता नहीं एक्चुअल में क्या, उस रूम में तो कोई बैठा नहीं था, ऐसी कहानी सामने आती है कि इंदिरा गांधी ने कहा कि देखिए, तो राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कौन बनाया आपको, साइन करिए। मतलब ऐसे नॉर्मल बातें जो आती है। अब एक्चुअल में क्या हुआ होगा ये तो मुश्किल ही है ना। और उसके ऊपर अभी भी डिबेट चलता है कि इमरजेंसी सही था या गलत था। इमरजेंसी के बाद पता चला कि वो जीत भी गई, 2 साल डिले हम लोग का हुआ, लेकिन जीती भी थे। मतलब ठीक है, एक बार हार गए फिर तो जीत ही गए। तो अगर उसका इम्पैक्ट होता तो हारे हारे रह गए होते। तो हम लोगों का यहाँ पे संविधान निर्माण में आता है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने, जिसे संविधान जो हम लोगों का बना हुआ है उसमें मैक्सिमम योगदान किसका है, कांग्रेस के नेता का। उस समय कांग्रेस छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, उस समय भारत के जितने भी टॉप लीडर थे, क्योंकि दूसरी कोई पार्टियां नहीं थी, लोकल लोकल पार्टियां थी, तो जितने भी टॉप लीडर थे वो सारे के सारे कांग्रेस में ही शामिल थे। और कांग्रेस को भी आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस में भी किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं था, उसमें अलग अलग व्यक्ति थे और सबकी अपनी अपनी गुटें थी, जिसमें हम लोगों के अपने गृह मंत्री, शुरू के उप प्रधानमंत्री पटेल का नाम ले ले, भीमराव अंबेडकर का नाम ले ले ना, खुद नेहरू जी का नाम ले ले। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, कुछ महिलाओं का भी योगदान रहा है।
तो ये सारे लोग उस समय की मिली हुई था। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो हमारा संविधान बना हुआ है किसी एक पार्टी के द्वारा, नो डाउट एक पार्टी के द्वारा ही बनाया गया, लेकिन उसमें अलग अलग लोग शामिल हुए और उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं शामिल हुई। नहीं, तो अकेले भीमराव अंबेडकर का इसके ऊपर काफी इम्पैक्ट है। हमारे संविधान को बनाने में अकेले भीमराव अंबेडकर का भी बहुत ज्यादा योगदान है। अलग बात है कि नेहरू ने भी अपनी बहुत सारी बातें इसमें लिखी है। इसमें जितना भी डिजाइनिंग करना होता था उसमें पटेल का भी अपना एक अहम योगदान है कि इसकी रूपरेखा कैसी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अंदर फ्रेमिंग बाकी लोगों ने की। तो यही सब हम लोगों के आगे के क्वेश्चंस हैं। अब लिखा गया है कि वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के होने वाले संविधान की रूपरेखा कैसी होगी, ये हम लोगों को चर्चा की है। सोचिए कि हमारे संविधान बनाने वालों ने 160 देशों के संविधान को पढ़ा और उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी वह अपने यहाँ लागू किया गया। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो अलग अलग देशों से लिख के हम लोगों ने अपने यहाँ रखा हुआ है ना। फिर लिखा हुआ है हम लोगों का, ये निश्चित तौर पे संविधान बनाने में हम लोगों का थोड़ा सा ज्यादा योगदान है कि संविधान बनाने में कितने लोगों ने काम किया, कितने देशों से, कितने राज्यों से। तो कैबिनेट मिशन 1946 में निश्चय किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से एक संविधान सभा की स्थापना की जाए जिसमें कुल 389 सदस्य और इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र से थे और 93 देशी रियासतों के। यानी उस समय आप देखिएगा तो देश का 3 हिस्सा था, ब्रिटिश इलाका, प्रांतीय इलाका जो अपने राजा या राजवाड़ी चला रहे थे और कुछ कमिश्नर वाले क्षेत्र थे। और यही जो देशी रियासत हम लोगों का जिसका अपना अपना शासन चल रहा था, इसमें सबसे ज्यादा विवाद होने की संभावना थी कि भाई उसके तो राजा अलग है, वो भारत को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये लोग एक्सेप्ट कर लिया, पता चला कि जो पहले से हम लोगों का ये वाला इलाका है उसी में अपनी लड़ाई होगी। फिर आता है संविधान सभा का गठन कब किया गया, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड में काफी बार पूछा गया है। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया, जुलाई 1946। और हमारा संविधान बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18। कितना समय लगा, सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी। और उस समय का जो फ्रेमिंग है वो टाइपिंग फॉर्म में नहीं है, मैनुअल लिखा हुआ है। वो अभी भी हम लोगों के अपने अभी जो नया संसद भवन बना हुआ है उसमें रखा गया है ना। और सोचिए कि पेज में रखा गया है, कई लोगों के साइन है। संविधान में चेंजिंग कर सकते हैं हम लोग या नहीं, मतलब मूड में आए तब या जरूरत के हिसाब से, पक्का ना। लेकिन अभी तो वही मूड में आने पे हो रहा है, गुड। तो यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप एक बार देख लें कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1946। इसमें टोटल कितने लोग शामिल हुए, ब्रिटिश फ्रांस से कितने थे, देशी रियासत। फिर हम लोगों के पास ये है कि 2 वर्ष 11 महीना और पक्का। अब ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे गए। इसमें लिखा गया है कि इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया गया, क्योंकि महिलाएं भी स्वतंत्रता आंदोलन में काफी ज्यादा रोल दी थी, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेते हैं। कल हम लोग जब मिलेंगे तो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे और उनकी जिनकी बात हो रही थी ड्राफ्टिंग कमेटी और ये सब की कौन कौन, नेहरू ने क्या किया, पटेल ने क्या किया, अंबेडकर ने क्या किया, किसके पास कौन सी अपनी योजनाएं थी, इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। जरा इस बार देख के बताएंगे कि संविधान सभा का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन था, डॉक्टर। और उनको थोड़े दिन के लिए, मतलब मुश्किल से 2 दिन के लिए हम लोगों ने अध्यक्ष बना दिया था। और उसके बाद हम लोगों का आता है, उसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, किसको बनाया गया था भाई साहब, है
उपाध्यक्ष नहीं, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पक्का ना? अब देखिए, हम लोगों के जो संविधान के निर्माण में अभी जिसकी बात हो रही थी, उसमें जो टॉप ऑर्डर के नेता थे वो कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, मुस्लिम लीग के भी कुछ लोग रहे थे बाद ये पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत, के ए मुंशी, आचार्य JB कृपलानी, और भी लोग थे। हाँ, और कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों से भी रिलेटेड व्यक्ति थे, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो और संविधान सभा में महिला सदस्य भी थी। तो आप सोचिएगा, तो इसमें आप उस समय के जो टॉप ऑर्डर है, सब लोगों ने अपनी सहमति दी। होता है ना कि भाई मेरे फॉलोअर कुछ हैं, हम कुछ मान रहे हैं तो वो लोग भी मानेगा। तो जिनके जिनके जितने भी फॉलोअर थे, सब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया। आप एक बार कह दे कि हम संविधान पे बिलीव नहीं करते हैं, पुलिस उठा के ले जाएगी, बोलेगी कौन सा बात पे बिलीव नहीं है। उसके बाद आप कुछ भी ऐसे बोलेंगे, यानी संविधान का उल्लंघन हम लोग नहीं कर सकते। जो बातें लिख दी गई हमको मानना है ना। कोई भी संविधान कितना दिन चलेगा, इस बात को डिफाइन करने के लिए ये है कि संविधान बनाने वाले लोग कौन से थे ना। अब मान लीजिए कोई दूसरे जगह का व्यक्ति हम लोगों का संविधान बना के चला जाए, हम लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन उस समय के जो लोग थे, उन्होंने संविधान बनाया। संविधान बनाने में गांधी जी का कोई रोल नहीं था, लेकिन उनके विचारों को, चूंकि आप जितने भी टॉप लीडर देख रहे हैं यहाँ पे, सारे लोग उनके विचार से सहमत थे, उनके विचार के फॉलोअर थे। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें गांधी जी का भी संविधान बनाने में रोल है, उनके विचारों का रोल है। और उनके कुछ विचार को हम लोगों का नीति निर्देशक तत्व है, एक पॉइंट आएगा जिसमें हम लोगों ने रखा है ना। तो नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के लिए बाध्य नहीं है, वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। लेकिन जो संविधान में लिखा गया है मेन फ्रेम में, उसको सरकार को मानना ही मानना। अब जैसे लिखा हुआ है कि इसमें हम लोग आगे मिलेंगे तो इस बात को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी समितियां थी, आगे वही आने वाला है। और उसमें जैसे ये वाला सेक्शन हम लोग को याद रखना है कि हाँ, ये कुछ ऐसे समिति हैं जिसका कि लीडर कौन था या अध्यक्ष कौन था। तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान, तो संघीय संविधान का कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान, जितना भी प्रारूप बना हुआ है उसके कौन अध्यक्ष हुए? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के परामर्श के कौन बने? तो आप देखिएगा तो इसमें कुछ नाम काफी फेमस है, जैसे पटेल का भी है, नेहरू के पास भी बहुत सारे हैं, भीमराव अंबेडकर तो खैर फ्रेमिंग ही पूरा किए हुए प्रारूप समिति। ये छोटे छोटे नाम है जिनका मतलब छोटे छोटे समिति हैं, नाम तो बड़े ही हैं, छोटे छोटे विभाग है जिसके ऊपर ज्यादा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के संबंधित परामर्श समिति कौन है? और प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान, संघ शक्ति समिति, भाषाई प्रांत आयोग, आवास समिति है, पट्टाभी सीतारमैया। नाम थोड़े से साउथ वाले हैं ना। हाँ, तो ये हम लोग जब कल मिलेंगे तो ये कुछ समिति के ऊपर हम लोग काम करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो भारत का हम लोगों का समुदाय था उसमें हिंदू लोग कितना था, मुस्लिम कितना था, ये सब सारी अभी देखने के बाद ही नहीं कह सकते थे हिंदू लोग बना के निकल गया, हम लोग का जगह ही कहाँ ना। ठीक है, तो हम लोग नए इंफॉर्मेशन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।